नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत इन दिनों खासे चर्चा में हैं। दरअसल तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना और वर्तमान सीजेआई बीआर गवई ने सरकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण केस इनके ही हवाले कर रखे हैं। इतना ही नहीं, देश के अन्य इंपॉर्टेंट केस भी जस्टिस सूर्यकांत की ही बेंच हैंडल कर रही है। लेकिन आज जस्टिस सूर्यकांत ने जिस तरह से 3 महत्वपूर्ण केस की सुनवाई की है, उसमें जो उन्होंने कदम उठाए हैं वो हैरान करने वाले हैं। तो चलिए एक एक कर उस 3 बड़े केस की जानकारी आपके सामने रखते हैं, फिर आप भी तय कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के भावी चीफ जस्टिस आगे जुडिशरी को किस दिशा में ले जाने वाले हैं। क्योंकि बीआर गवई के रिटायर होते ही जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले सीजेआई बनने जा रहे हैं। तो यहां यह भी तय कर लेने की जरूरत है कि न्याय का तराजू प्रभावशाली और गैर प्रभावशाली लोगों को कैसे तौलता है। तो सबसे पहले केस नंबर 1, भाजपाई मंत्री विजय शाह, जिन्होंने देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर भद्दी टिप्पणी की थी। इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की, क्योंकि तारीख लगी थी। इन्होंने तो सबसे पहले कहा हाई कोर्ट से कि अब आप सुनवाई बंद कर दीजिए, हम इस केस को देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का ना तो बीजेपी ने कोई इस्तीफे की बात की है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कोई सख्त सजा अब तक दी है। एसआईटी बनी थी, एसआईटी में आईपीएस रैंक के ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इस मामले में केस आगे बढ़ाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में अपडेट दे दिया गया जस्टिस सूर्यकांत के सामने कि विजय शाह के मामले में जांच चल रही है। इन्होंने कह दिया कि ठीक है, जुलाई में आइए, जुलाई में फिर हम आपके केस को देखेंगे। हाईकोर्ट को भी रोक दिया, तारीख भी जुलाई की दे दी। लेकिन दैनिक भास्कर ने जानकारी दी है कि इस एसआईटी ने अब तक विजय शाह से एक बार भी पूछताछ नहीं की है। तो फिर किस तरीके से यह काम हो रहा है? पूरा विवाद तो एक वीडियो से है। तो फिर इस वीडियो में यह भी तो देखा जाए कि 3 बार विजय शाह ने इस पर माफी भी मांगी है। कोर्ट ने भले ही इसे मगरमच्छ के आंसू करार दिए हैं, लेकिन जो उन्होंने अपराध किए, जो उन्होंने भद्दी टिप्पणी की, उसके लिए सजा के नाम पर कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एसआईटी आगे क्या करेगी, तब तक इन्हें गिरफ्तारी से राहत पर राहत दी जाती है। यह क्या मसला है? और यहां पर यह भी देखिए कि विजय शाह पर बीजेपी ने कोई एक्शन अगर नहीं लिया है और विजय शाह खुद 3 बार माफी मांगकर एसआईटी को यह साबित कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस केस को इतना लंबा क्यों खींच रहा है? यह तो केस नंबर 1 है जिसमें जस्टिस सूर्यकांत के रवैया को आपने देखा है। अब दूसरा मामला है दिल्ली में एलजी साहब, जिन पर सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट केस चलाना चाह रहा था। आज फाइनली जस्टिस सूर्यकांत के पास केस जाते ही एलजी विनय सक्सेना राहत की सांस ले रहे हैं। पूरा मामला अगर आपको नहीं पता है तो जरा ध्यान से समझिएगा। दरअसल दिल्ली रिज क्षेत्र में डीडीए ने 1100 से अधिक पेड़ अवैध रूप से काटे, जो 1995-96 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन था। इस मामले में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना मुख्य आरोपी के रूप में उभरे थे और सुप्रीम कोर्ट उन्हें जबरदस्त फटकार लगा रही थी। कभी गवई साहब, तो कभी जस्टिस अभय अशोक, तो कभी खुद तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। उन्होंने तो एफिडेविट तक मांग लिया कि उपराज्यपाल महोदय आइए और एफिडेविट में जवाब दीजिए कि इतनी बड़ी गलती आपने की कैसे। उनके कई हलफनामे सुप्रीम कोर्ट में गए, वो भी असंतोषजनक थे। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने जब यह केस अपने हाथ में लिया तो उन्होंने सीधे सीधे एक तरीके से सबको राहत भी दी और बैलेंसिंग एक्ट जो वो करते हैं उसमें उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों को अवमानना का दोषी मानते हैं, लेकिन एलजी साहब बच जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने 25-25 हजार रुपए का जुर्माना उन जिम्मेदार अधिकारियों पर लगा तो दिए, लेकिन एलजी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही बंद करने के दौरान उन्होंने जो टिप्पणी की वो हैरान करने वाली थी। उन्होंने कहा कि वे अब डीडीए के चेयरमैन नहीं हैं और उस समय पूर्णकालिक सदस्य नहीं थे। यह तर्क हैरान करने वाला है
क्योंकि सक्सेना अभी भी एलजी हैं और तकनीकी रूप से डीडीए के चेयरमैन एलजी ही होते हैं। तो फिर सूर्यकांत साहब का यह बयान थोड़ा हैरान कर गया, जो हमने प्रोसीडिंग्स को देखा है उस हिसाब से। अब यहां हैरान करने वाला पहलू यह है कि एलजी को बचाने के लिए दिया गया तर्क तथ्यात्मक रूप से अस्पष्ट है। इतने बड़े पर्यावरणीय अपराध में एलजी की जवाबदेही को हल्का करना और मामले को बंद करना सवाल खड़े करता है। हाँ, यह कहा जा सकता था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट यह कह सकता था कि डीडीए के वाइस चेयरमैन सुभाषिष पांडा जो उस वक्त जिम्मेदार थे, उन्हें केंद्र ने ट्रांसफर करके पीएमओ भेज दिया था। उसके बाद दो डिप्टी चेयरमैन वहां पर आए, लेकिन एलजी साहब बने हुए हैं। तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्योंकि इस केस में साफ था, जो भी एफिडेविट में उन्होंने जब बयान दिए या फिर जो जांच हुई, कि उन्होंने साइट का दौरा किया था और फिर उनके ही आदेश पर ऐसे काम किए गए थे। बिना उनके अप्रूवल के अधिकारी ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कहा गया कि अनजाने में गलती हो गई है, अब इसे छोड़ दिया जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने इस केस को भी ठंडे बस्ते में अब डाल दिया, मतलब कि अवमानना की कार्रवाई होगी, लेकिन उन अधिकारियों पर होगी, चेयरमैन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। राजा कभी गलत नहीं होता है, इसका मतलब है कि राजा को कभी गलत नहीं माना जाएगा, प्यादे ही आगे कुर्बान होते रहेंगे क्या? तो यहां जस्टिस सूर्यकांत का यह फैसला हैरान करता है। अब तीसरा केस, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का मामला। आप जानते हैं कि विजय शाह और अली महमूदाबाद पर दोनों पर सेम सेक्शंस लगाए गए, बीएनएस की धाराएं लगाई गई, लेकिन विजय शाह गिरफ्तार नहीं हुए, अली महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि ये बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर हैं, इनकी बातों को डबल मीनिंग एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट ने किया, जस्टिस सूर्यकांत ने किया। उन्होंने कहा कि यहां पर गंभीर मैसेज जा सकता है, जरा एसआईटी बना देते हैं। अली महमूदाबाद के केस में आज सुप्रीम कोर्ट में उसी एसआईटी से रिपोर्ट तलब किए जाने की बात थी। कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि जरा आपने जो इतनी सख्ती कर दी है इनके ऊपर, उसमें थोड़ी ढील तो दे दीजिए। ये विदेश नहीं जा सकते, कुछ लिख नहीं सकते, ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़ाते हैं, लिखने बोलने वाले हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस मैटर को छोड़कर अब वो कुछ लिख सकते हैं। लेकिन वहीं जो एसआईटी डिपार्टमेंट के तरफ से जो वकील है, वो कह रहे थे कि इनका डिवाइस भी हमें चाहिए। तो जस्टिस सूर्यकांत ने वहां रोका तो सही, लेकिन पूरी तरीके से यहां पर राहत प्रोफेसर अली महमूदाबाद को नहीं दी गई। उन पर कई प्रतिबंध अभी भी बरकरार हैं, जबकि जो जांच हो रही है वो पोस्ट को लेकर हो रही है। अगर पोस्ट को लेकर ही जांच हो रही है तो फिर इसमें डिवाइस की मांग कर दिया जाना या फिर इनके ऊपर इतनी सख्ती बरत दिया जाना, ये कहां तक जायज है? यहां जस्टिस सूर्यकांत के इस फैसले पर भी कई लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि आपने एक ही तराजू में भाजपाई मंत्री विजय शाह और अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को कैसे तोल दिया है। जस्टिस सूर्यकांत के फैसलों में समानता और हैरानी का कारण क्या हो सकता है? तीनों मामलों में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने एक समान पैटर्न दिखाया है, जहां दो केस में एसआईटी का गठन और जांच को लंबा खींचा गया है। वहीं जांच की प्रगति धीमी है। विजय शाह मामले में एसआईटी ने कोई पूछताछ नहीं की। दिल्ली रिज मामले में जांच के बाद भी एलजी को छूट दे दी गई और प्रोफेसर महमूदाबाद के मामले में जांच को अनावश्यक रूप से सख्ती के साथ बढ़ाया जा रहा है। जवाबदेही में भी असमानता दिखाई पड़ती है। विजय शाह और एलजी सक्सेना जैसे प्रभावशाली लोगों को राहत मिल जाती है। विजय शाह की गिरफ्तारी की कोई बात ही नहीं होती, ना ही बीजेपी कभी उनका इस्तीफा मांगती है। ठीक उसी तरीके से एलजी सक्सेना जैसे लोग भी इतने प्रभावशाली हैं कि उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलता वो भी बंद हो गया। लेकिन सख्ती किस पर बरती गई? अली महमूदाबाद पर, जो प्रोफेसर है। अब सोचिए, दिल्ली रिज मामले में एलजी को डीडीए चेयरमैन ना होने का तर्क तथ्यात्मक रूप से तो गलत लगता है। विजय शाह मामले में माफी को खारिज करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं प्रोफेसर महमूदाबाद के मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए गए, लेकिन जांच की दिशा अस्पष्ट है। जस्टिस सूर्यकांत के इन तीन फैसलों से एक सवाल जरूर उठता है, क्या प्रभावशाली और गैर प्रभावशाली लोगों के लिए अलग अलग नियम हैं? यह देखना होगा कि भविष्य में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ऐसे मामलों में कैसे निर्णय लेती है और क्या ये सवाल जवाब पाएंगे।
क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत आगे चलकर देश के जुडिशरी की कमान संभालने जा रहे हैं। तो इंतजार करते हैं कि इस मामले में अब आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।